नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी जितनी ज़्यादा खौफनाक है उससे कई ज़्यादा दुखी कर देने वाली भी है। ये कहानी प्यार जैसे पवित्र रिश्ते को कलंकित कर देने के लिए काफ़ी है। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती थी पूनम, जिसकी उम्र यही कोई 17 से 18 के बीच रही होगी। वो एक दलित परिवार से थी। असल में पूनम जिस गांव में रहती थी उसमें अधिकतर दलित परिवार ही रहा करते थे। पूनम के गांव के बगल वाले गांव में ही वो पढ़ने जाया करती थी। हालांकि पूनम के गांव में स्कूल तो था, लेकिन वहां व्यवस्था सही ना होने के कारण उसे बगल वाले गांव में पढ़ने जाया करना पड़ता था। पूनम के बगल वाला गांव एक तरह से राजपूतों का गढ़ माना जाता था। वहां के लोग बहुत रईस थे और उन्हें अपनी ऊंची जाति का होने का बहुत घमंड था। पूनम के साथ कई और दलित परिवार के बच्चे इसी गांव के स्कूल में पढ़ने आया करते थे। नीची जाति के होने के कारण पूनम और बाकी दलित बच्चों को उन ऊंची जाति वाले बच्चे बहुत नीचा दिखाया करते और कई बार उनके साथ बदसलूकी भी करते थे। पूनम इन सभी चीजों से कभी डरती नहीं थी, बल्कि कई बार तो वो उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी दे दिया करती। पूनम के इसी रवैये के कारण ऊंची जाति वाले बच्चे उससे दूरी बनाकर रखते। पूनम पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसका सपना था कि वो बड़ी होकर स्कूल में टीचर बनेगी और बिना किसी भेदभाव के हर जाति के बच्चों को पढ़ाएगी। एक दिन पूनम अपने स्कूल पहुंची और साइकिल स्टैंड पर अपनी साइकिल खड़ी करके लॉक करने लगी। तभी सामने बैठे 3 लड़कों पर उसकी नजर पड़ी। उनमें से एक लड़का, जो कि देखने से कॉलेज स्टूडेंट लग रहा था, वो पूनम की ओर देखता है और हल्का सा मुस्कुरा देता है। पूनम को उस लड़के का इस तरह देखकर मुस्कुराना बड़ा अजीब लगता है। वो मन ही मन सोचती है, भला इस गांव का लड़का मुझे देखकर यूं मुस्कुरा क्यों रहा है। खैर, पूनम बिना कोई प्रतिक्रिया दिए चुपचाप अपने क्लास की ओर बढ़ जाती है। जब दोपहर में स्कूल की छुट्टी हुई तो पूनम साइकिल स्टैंड पर अपना साइकिल लेने आई। अब तक वो सुबह वाले लड़के की बात भूल चुकी थी। स्टैंड पर उसे देखा कि वो लड़का अभी भी वहीं खड़ा है और उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। पूनम चुपचाप अपनी साइकिल पर सवार हुई और अपनी गांव की ओर निकल पड़ी। अभी वो गांव की सीमा पर पहुंची ही थी कि तभी एक बाइक उसका रास्ता रोकते हुए उसके साइकिल के आगे आकर खड़ी हो जाती है। उस बाइक सवार को देखकर पूनम हैरान हो जाती है। ये तो वही लड़का था जो साइकिल स्टैंड पर उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो लड़का बाइक से उतरकर पूनम के पास आता है और उसे अपना नाम राजेश बताता है। वो बताता है कि वो पूनम को इस गांव में आते जाते देखता है और वो उसे बहुत पसंद भी करता है। पूनम को ये सब सुनकर बड़ा ही अजीब लगता है, लेकिन वो उसे समझाते हुए बोली, देखो, मैं एक दलित परिवार से आती हूँ और तुम एक ऊंची जाति से हो। हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे बड़े कभी ऐसे रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। अभी इतना बोली ही थी कि तभी राजेश पूनम की बात काटते हुए बोलता है, मुझे किसी से डर नहीं लगता। अगर तुम मान जाओगी तो मैं सबको मना लूंगा, लेकिन शादी तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा। इतना सुनकर पूनम थोड़ा हैरान और थोड़ा परेशान हो जाती है। उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि कभी कोई ऊंची जाति वाला लड़का उससे प्यार की बातें भी करेगा। वो अपनी साइकिल पर सवार हो जाती है और कहती है, ठीक है, मुझे थोड़ा सोचने का समय दो। इतना कहकर वो वहां से निकल जाती है। अब पूनम जब भी स्कूल में आती तो उसे वो लड़का वहीं खड़ा दिखाई देता। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ने लगी और बातों बातों में पूनम को राजेश से प्यार हो गया। अब इनकी बातें लंबी मुलाकातों में बदलने लगी। एक दिन जैसे ही पूनम उस गांव की सीमा में प्रवेश करती है, तभी अचानक राजेश कहीं से आ जाता है और उसका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। राजेश पूनम को बोलता है, आज स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, चलो कहीं और चलते हैं। राजेश की बात सुनकर पूनम सकपा जाती है और पूछती है, कहाँ चलना है? ऐसे स्कूल के नाम पर कहीं और जाना अच्छी बात नहीं है। किसी को पता चल गया तो क्या होगा? राजेश हंसते हुए बोला, अरे किसी को पता नहीं चलेगा। हम स्कूल के पीछे वाले बागीचे में जाएंगे और वहीं प्यार भरी बातें करेंगे। वहां तो कोई आता भी नहीं है। पूनम ने हकलाते हुए जवाब दिया, ये सही नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसी तरह बहुत देर बातें करने के बाद आखिर वो मान जाती है और राजेश के बाइक के पीछे पीछे अपनी साइकिल से उस बागीचे में पहुंच जाती है। वो बागीचा बहुत ही घना था और बीच में एक छोटा सा तालाब भी था। पूनम अपना बैग साइकिल पर रख देती है और राजेश, जो कि एक पेड़ से टेक लगाए बैठा था, उसके पास जाकर बैठ जाती है। राजेश के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी। पूनम को यह सब बहुत अजीब लग रहा था
कि तभी राजेश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों में हाथ फेरने लगा। पूनम उसके हाथ हटाते हुए बोली, देखो, शादी से पहले इतना करीब आना अच्छी बात नहीं है, हमें अभी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इतना सुनते ही राजेश जोर से हंसने लगा और बोला, शादी और तुझसे? तुम जैसी लड़कियां सिर्फ हमारे इस्तेमाल करने की चीज होती है। अगर तू यहाँ से जिंदा जाना चाहती है तो तू वही करेगी जो मैं तुझे कहूँगा। राजेश की ये बात सुनकर पूनम चौंक जाती है। अभी वो कुछ कह पाती कि तभी पीछे से और 4 लोग आकर खड़े हो जाते हैं और उसे शैतानी भरी नजरों से देखने लगते हैं। उनमें से 2 तो राजेश के ही दोस्त थे, मंजुल और अनुपम, जिन्हें पहली बार राजेश के साथ पूनम ने देखा था। और उनमें से 2 लोग यही कोई 35 से 40 के बीच के होंगे, जिनका नाम था संजीव और नरेश। राजेश भी जाकर उन चारों के साथ खड़ा हो गया और अपने दोस्तों के कंधे पर हाथ रखकर हंसने लगा। पूनम घबराकर खड़ी हो गई और आंखों में आंसू लिए राजेश से बोली, राजेश, तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, तो तुम आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? और ये लोग तुम्हारे साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? पूनम की बात सुनकर राजेश ने जोर से हंसते हुए कहा, मैं इस गांव के प्रधान का बेटा हूं और तुझे लगता है कि मैं एक दलित की लड़की से प्यार करूंगा? आज तो हम तेरे साथ मजे लेंगे। इतना कहकर राजेश ने पूनम को उन चारों की तरफ धक्का दे दिया। धक्का लगते ही पूनम उनके आगे गिर गई और रोने लगी। वो बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन उन सब पे तो शैतान सवार था। उन सब ने बारी बारी से पूनम के साथ जबरदस्ती की। इतना सब होने के बाद पूनम ऐसे जमीन पर पड़ी थी मानो उसमें जान ही ना बची हो। पूनम उस अधमरी हालत में भी उन सब से उसे छोड़ देने की भीख मांगती रही, लेकिन तभी राजेश एक खंजर लेकर उसके पास आया और बाकियों ने उसके हाथ पैर पकड़ लिए। राजेश ने बड़ी बेरहमी से पूनम का गला रेत दिया और उसके सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद उन लोगों ने एक छोटा सा गड्ढा करके उसने पूनम का सिर को गाड़ दिया और पूनम के शरीर को एक बड़े से पत्थर में बांधकर उसी तालाब में फेंक दिया और फिर वो सब वहां से चले गए। इधर शाम होने के बाद भी जब पूनम घर नहीं आई तो उसके माता पिता बहुत परेशान हुए। उन्होंने स्कूल के एक टीचर से पता किया तो उन्हें पता चला कि पूनम तो आज स्कूल ही नहीं आई थी। ये सब जानकर पूनम के माता पिता बहुत डर गए और किसी तरह पुलिस स्टेशन जाकर उन्होंने रिपोर्ट कराई, लेकिन पुलिस रिपोर्ट करने के बाद भी किसी खास हरकत में नहीं आती है। यहाँ अगली सुबह राजेश बेखौफ अपने उसी दोस्तों के साथ बागीचे में शराब पीने पहुंच गया। उन लोगों ने जैसे ही शराब का एक घूंट पिया ही था कि तभी किसी लड़की के रोने की आवाज वहां गूंजने लगी। ये आवाजें सुनकर पहले तो उन्हें लगा कि हो सकता है इनका कोई वहम होगा, लेकिन जब ये रोने की आवाजें लगातार उनके कानों में पड़ने लगी तो वो तीनों डर के मारे भागकर अपने घर पहुंच गए। राजेश को अब ऐसा लगने लगा कि मानो कोई उसके आसपास मौजूद है और उस पर नजर रखे हुआ है। वो इतना डर चुका था कि उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। किसी तरह उसने उस रात को बिता दिया। सुबह जब वो अपनी बिस्तर से उठा तो उसे महसूस हुआ कि उसकी तबीयत इतनी बिगड़ चुकी है कि वो अपने बिस्तर से भी उठ नहीं सकता। तभी गिरते पड़ते उसके वही दोस्त वहां आ गए। उन दोनों की हालत भी राजेश जैसी ही थी। अनुपम ने कांपती हुई आवाज में कहा, राजेश, वो दोनों मर गए। इतना सुनकर राजेश भी हड़बड़ा कर उठ गया और डरते हुए पूछा, कौन दोनों मर गए? मंजुल ने बताया, संजीव सुबह रेल पटरी के आसपास गया था और ट्रेन से कटकर उसका सिर और धड़ अलग हो गया है। और नरेश ने कुछ देर पहले ही ये कहते हुए अपना गला काट लिया कि वो आ गई है और इस गांव में अब किसी को भी नहीं छोड़ेगी। इतना कहकर मंजुल और अनुपम जोरों से रोने लगे। उन्हें रोता देख राजेश भी डर के मारे रोने लगा और तुरंत अपने पिताजी के पास गया और उन्हें पिछली दिन घटी सारी बातें बताई। राजेश के पिता रामाधीर सिंह, जो कि उस गांव के प्रधान थे, उन्होंने पहले तो राजेश को और उसके दोस्तों को बहुत डांटा। फिर उन्होंने अपने नौकर से कहा कि किसी पंडित को बुला कर लाओ। पंडित जी आए और उन्हें राजेश और उसके दोस्तों की सारी करतूतें बताई गई। पंडित जी ने उनकी बातें सुनी और फिर आंखें बंद करके ध्यान करने लगे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तब उनके चेहरे पर एक बहुत ही गंभीर भाव नजर आ रहे थे। रामाधीर सिंह ने उत्सुकता से पूछा, बताइए ना पंडित जी, क्या हुआ? अब क्या करना चाहिए? इतना सुनते ही पंडित जी खड़े हो गए और अपनी झोली को कंधे पर टांगते हुए बोले, अभी लड़कों को कोई नहीं बचा सकता और ना ही इस गांव को। उस बच्ची की आत्मा जाग चुकी है और अब उसका कहर तुम सब पे बरसेगा।
हो सके तो ये गांव खाली करके यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। ये कहकर पंडित जी जल्दी जल्दी वहां से निकल गए। उनके जाते ही अनुपम ने कराते हुए अपनी छाती पर हाथ रखा और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। राजेश ने उसे उठाने की कोशिश की पर वो नहीं उठा। राजेश उसकी नाक के पास हाथ ले जाकर देखता है तो क्या पाता है, अनुपम की सांसें रुक चुकी थी। उसके परिवार वालों को उसका शरीर सौंप दिया जाता है। अब रामाधीर सिंह अपना सिर पीटते हुए जमीन पर बैठ गए और राजेश और उसके दोस्तों को कोसने लगे। राजेश की भी डर से हालत बिगड़ने लगी। वो चक्कर खाकर गिरने ही वाला था कि मंजुल ने उसे थाम लिया और उसे उसके कमरे में सुलाकर अपने घर की ओर चला गया। राजेश को अब बहुत ही बुरे बुरे सपने आने लगते हैं। इधर शाम के लगभग 4 बजे होंगे, तभी गांव का एक आदमी बागीचे में किसी काम से गया। वो जब वहां पहुंचा तो क्या देखता है, मंजुल एक पेड़ से टीक लेकर बैठा हुआ है। उसके एक हाथ में खून से सनी खंजर है और दूसरे हाथ में उसका खुद का कटा हुआ सिर। ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। सबको पता चल गया कि एक ही दिन में एक ही गांव के 4 लोगों की मौत हो चुकी है और वो भी बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से। यहाँ राजेश को जब ये खबर मिली तो वो भी दहल गया। वो अपने बिस्तर पर लेटा लेटा अपनी करनी पर पछताने लगा। वो फूट फूट कर रो रहा था, पर जब गलती करते वक्त उसने कुछ नहीं सोचा था तो अब रो कर भी क्या ही हो सकता था। राजेश ने किसी तरह फिर सोने की कोशिश की। नींद लगने पर उसने सपने में देखा कि वो उसी बागीचे में एक लड़की के साथ बैठा हुआ है, लेकिन उस लड़की के धड़ पर सर नहीं था। फिर थोड़ा ध्यान देता है तो उसे महसूस हुआ कि उसने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है। जब वो अपनी हाथ में पकड़ी हुई चीज को अपनी आंखों के सामने लाता है तो क्या पाता है, उसके हाथ में जो चीज पकड़ी हुई थी वो और कुछ नहीं, पूनम का ही कटा हुआ सर था। वो सिर बिल्कुल सड़ी गई हालत में और राजेश को देखकर मुस्कुरा रही थी। ये देखते ही राजेश की नींद खुल जाती है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो उसने देखा वही बिना सिर के शरीर उसके ऊपर बैठी हुई है। उस शरीर के हाथ में एक खून से सनी खंजर है। अभी राजेश कुछ प्रतिक्रिया दे पाता कि तभी उसने हवा में पूनम के सिर को उड़ते हुए देखा। वो चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सपने में देखा था। राजेश गिड़गिड़ाने लगा। वो पूनम से माफी मांगता है, लेकिन तभी पूनम के शरीर ने खंजर से अनगिनत बार राजेश के गले पर वार किया और तब तक वार किया जब तक उसका सिर धड़ से अलग नहीं हो गया। रामाधीर सिंह को जब ये बात पता चली तो उन्हें एक समझ आ गया था कि अब उस बच्ची का प्रकोप शुरू हो चुका है और जैसा कि उन पंडित जी ने कहा था, अब उस आत्मा का कहर पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। राजेश की अंतिम क्रिया हो जाने के बाद रामाधीर सिंह ने सभी गांव वालों को उस गांव को हमेशा के लिए छोड़ देने की हिदायत दी, लेकिन इतनी जल्दी अपना खुद का घर छोड़कर वो गांव वाले कहाँ जाते। गांव वालों ने रामाधीर सिंह से कोई और उपाय करने की मांग की। रामाधीर सिंह अपने इकलौते बेटे की मौत की वजह से बिल्कुल टूट चुके थे। अब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी और उनके व्यापार भी ठप होता दिखाई देने लगा। उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने फिर पंडित जी को बुलावा भेजा। फिर से वही पंडित जी आए, पर इस बार वो रामाधीर सिंह के दरवाजे पर ही रुक गए। पंडित जी वहीं चौखट पर ध्यान लगाने लगे और कुछ देर बाद फिर अपनी आंखें खोलते हैं। पंडित जी बोले, देखो अब उस आत्मा का बदला तो पूरा हो गया है, लेकिन वो आत्मा अभी भी शांत नहीं हुई है। उसके माता पिता को बुलवाया जाए। रामाधीर सिंह ने ये बात सुनते ही अपने नौकर से पूनम के गांव जाकर पूनम के माता पिता को तुरंत बुला लाने को कहा। कुछ ही देर में पूनम के माता पिता रोते बिलखते रामाधीर सिंह के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, जहां पर पंडित जी अभी भी ध्यान लगाए हुए बैठे थे। पंडित जी ने सारी घटना पूनम के माता पिता को समझाया। जब पूनम के माता पिता को यह सब पता चला तो वो दोनों फूट फूट कर रोने लगे और रामाधीर सिंह और उसके बेटे राजेश को कोसने लगे। पंडित जी ने पूनम के माता पिता को समझाते हुए बोला, देखो अब तो तुम्हारी बेटी वापस नहीं आ सकती और उसने अपने साथ हुई नाइंसाफी का भी बदला ले लिया है। अब आप दोनों को पूनम के शरीर का अंतिम संस्कार करना होगा। फिर वो रामाधीर सिंह की तरफ देखते हुए बोले, अब आप उस बागीचे से पूनम की लाश को निकलवाएं और पूनम के माता पिता के हाथों उसका अंतिम संस्कार विधि से करवाएं। और हाँ, उसी बागीचे में एक छोटा सा स्मारक पूनम के नाम से स्थापित करवाएं। उस स्मारक पे सभी गांव वाले सहित पूजन करवाएं। पंडित जी इतना कहकर वहां से चले गए। रामाधीर सिंह ने अपने लोगों से पूनम के शरीर को ससम्मान उस बागीचे से निकलवाने का आदेश दिया। पूनम के सड़े गले धड़ को उस तालाब से निकाला गया और उसके सर को उसी गड्ढे से खोदकर
पूनम के माता पिता द्वारा उसके शरीर का अंतिम संस्कार विधि विधान से करवाया गया। फिर उसी बागीचे में जहां पूनम के सिर को दफनाया गया था, उसी पर एक छोटा सा चबूतरा जैसा बनवाया गया और पूरे विधि विधान के साथ उसी चबूतरे को पूनम की स्मारक के तौर पर पूजन और हवन करवाया गया। रामाधीर सिंह ने अपने बेटे की गलती की पूरे गांव और पूनम के माता पिता से माफी मांगी और उस दिन के बाद सभी गांव वाले और यहाँ तक कि रामाधीर सिंह भी उस स्मारक को किसी देव स्थल जैसा मानने लगे। पूनम के माता पिता को उस बागीचे में कभी भी आने जाने की अनुमति भी मिल गई। आज 30 साल हो गए इस घटना को, लेकिन अभी भी उस बागीचे का माहौल हमेशा किसी मंदिर जैसा ही रहता है। गांव वाले किसी भी शुभ काम की शुरुआत पूनम के स्मारक की पूजा के साथ ही करते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और खौफनाक कहानी के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव।